जय हिंद दोस्तों, सीएसके अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा मस्त मस्त टॉपिक है वह है हिंदी। हिंदी का टॉपिक है और हिंदी का उसी टॉपिक को इसमें कवर किए हैं जो एग्जाम में आप लोग को 100% आने वाला है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बस इसको पढ़ लीजिए। आपको इधर उधर जानने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम मजा आ जाएगा। इसमें हम लोग 18 को क्वेश्चन कवर करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी में से आएगा जिसमें 2 को लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है और यहाँ पे 16 को लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सबको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चलिए पूरे को देखिए, 2023 में हो कोई भी एग्जाम हो, सब क्वेश्चन इसी में से आता है। इसको जानबूझ के आप लोग को यहाँ पे बनाया गया है, मजा आ जाएगा, साफ मजा आ जाएगा आप लोगों को। पूरे क्वेश्चन इसी में से आएगा। शुरू किया जाए बाबू, बोलिए एवरीबॉडी। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए। सब के सब क्वेश्चन इसी में से आएगा। यह हिंदी का जो हमारा टॉपिक है, सब क्वेश्चन इसी में से आने वाला है आपके एग्जाम में पूरा। एक कोई इधर उधर नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है खूब ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों, इसको देखिएगा खूब ध्यान से। क्वेश्चन है इसका आंसर, और आंसर कितना लिखना है इसमें भी आप लोगों को खूब अच्छे से लिख के देखिए। मेन पॉइंट है ना कि आपको लिखना कितना है वो भी इसमें लिख के बता दिया गया है। समझ में आ रहा है ना, कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया गया है। ऐसे लिखिएगा एग्जाम में तो आपको हिंदी में 90+ मार्क्स आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में ऐसे लिखिएगा तो 90% नंबर आएगा आपको। तो आइए इसमें देखिए कैसे कैसे टॉपिक को दिया गया है, इसमें खूब ध्यान से देखिएगा। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। देखिए लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के नगरों में नहीं बल्कि इसके गांवों में हो सकता है। हो गया ना। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे। देखिए कितना मस्त पैराग्राफ चेंज करके बताया है इसमें। आप लोग को 2 नंबर में, आपको पक्का 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी संस्कृति कृषि से जुड़ी हुई है। इसकी संस्कृति किससे जुड़ी हुई है दोस्त, कृषि से जुड़ी हुई है। यह जुड़ी हुई है। यदि हम भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए गांवों का दर्शन करना होगा। किसका दर्शन करना होगा दोस्त, गांवों का दर्शन करना होगा। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे, गांवों में ही भारत माता की आत्मा निवास करती है, अतः भारतीय आत्मा और संस्कृति से परिचित होना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। देखिए कितना स्मार्ट यहाँ लिखा गया है। आप लोग को जानबूझ के मैं लिख के बताया हूँ कि इस तरह का अगर एग्जाम्पल इस तरह के को लिखते हैं आंसर आपके एग्जाम में तो 90+ नंबर आपका हिंदी में आना फिक्स है। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें आपको 2 में 2 मिल जाएगा पूरी तरह से। पैराग्राफ भी छोड़ देना है, कैसे कैसे आंसर देना है आप लोग को जानबूझ के। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से स्मार्ट लिखा गया है। इसीलिए देखिए, इसीलिए मैं कलम कॉपी पे लिख के लाया हूँ ताकि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ना हो। यही मेन प्रॉब्लम होता है। आप लोग जितने दोस्त हैं ना वह बुक से तो पढ़ लेते हैं। तो बुक से क्या होता है ना कि बुक से जो हमारा होता है वह लिखावट नहीं मिल पाता है। और लिखावट यह जब कॉपी पे लिखा हुआ चीज सामने आएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कॉपी पे लिखना है और ऐसे ही लिखना है। बुक में तो ऐसे लिख पेन से थोड़ा लिखा रहता है, वो तो छाप के दिया रहा है, आप आराम से पढ़ लीजिए। अब ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे लिखिएगा एग्जाम में तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। और इसी तरह लिखना ही है आपको, तो एग्जाम में छापना है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। देखिए आपको सेम एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, बड़ा मजा आएगा, एक बार समझ लीजिए आपको एग्जाम में लिख जाएगा। पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, भारत माता लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, तो सीधे बोलिएगा गाँव में होगा। क्यों, क्योंकि गाँव में हमारा क्या होता है, कृषि होता है, संस्कृति होता है। याद ही हो गया है गाँव में। और उसके बाद लिखना कैसे आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। नाखून पशुओं का प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है, तो पशु का। बस बहुत इजीली चीज है। मानव अपनी पशुता को
छिपाने के लिए, माने पशु ना रहे, छिपाने के लिए ही उसे बार बार क्या है, काटता है। मानव अब पशु नहीं मनुष्यता बनना चाहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें फिर क्या लिखा गया है। दूसरी ओर मनुष्य को कोई गुण अधिक शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। अब देखिए इसमें, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मनुष्य नाखून क्यों काटता है, मैटर को खूब ध्यान समझिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए नाखून जो होता है ना, वह पशु का प्रतीक है, ठीक है, पशु का। और मनुष्य जो है अपना पशुता छिपाता है, मतलब पशुत्व को, हम पशु नहीं है इसलिए नाखून क्या करता है, काट के निकाल देता है। नाखून क्या करता है, काट के निकाल देता है। उसके बाद देखिएगा खूब ध्यान से, उसके बाद मनुष्य को अस्त्र शस्त्र अलगे से मिल गया है, अलग से, इसलिए नाखून को काट देता है। अब देखिए अस्त्र शस्त्र क्या होता है, जैसे जानवर जब एक दूसरे को क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वो अपने नाखून से एक दूसरे को क्या करते हैं, मारते हैं। लेकिन हम लोग को नाखून से लाठी भाला बंदूक बम तोप ये सब मिल ही गया है, तो हम लोग क्या करेंगे नाखून से मार मार के, समझ में आ रहा है, तो यही हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। अब इसका आंसर खूब ध्यान से देखिएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, देखिए युद्ध में बहादुर के पिता के मरने के बाद उसकी माँ सारा परिवार का पालन पोषण कर रही थी, ठीक है। वह बहुत गुस्सा वाली थी, वह बहादुर को बहुत मारती थी। वह चाहती थी कि वह बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन वह क्या करता था, दिन भर जंगल में घूमता रहता था। उसके बाद देखिए दिन भर जंगल में क्या होता था दोस्त, घूमते रहता था। उसके बाद एक बार बहादुर भैंस चराने जंगल गया था, उसने भैंस को किसी कारण बहुत मारा था। भैंस मार खाकर भागी भागी उसके माँ के पास चली गई थी। उसने सोचा, अब देखिए माँ के पास उसने सोचा कि बहादुर ने इसे बहुत जरूर मारा होगा, उसकी माँ ने सोचा। यही सोचकर बहादुर के घर आने पर उसे जमकर पिटाई कर दी गई। इससे बहादुर का मन, देखिए इसके बाद देखिए इसके बहादुर का मन माँ से फट गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह घर छोड़कर भाग गया। देखिए इस क्वेश्चन को आपको एकदम, मतलब ये तो लिखा गया है ना, मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि बहादुर घर छोड़ क्यों भागा, लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। देखिए बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे, ठीक है ना, वह मारे गए थे कहाँ पे, तो युद्ध में, खूब ध्यान से देखिएगा। तो उसकी माँ घर का पालन पोषण करती थी, और वह बड़ा कड़क थी, मतलब बात बात में पीटना, एक होता है ना औरत थोड़ा सा क्रूर टाइप की होती है, तो बार बार में पीटना। और वह गुस्सैली भी थी। क्या, अब देखिए वो चाहती थी कि बहादुर घर के काम में हाथ बढ़ाए, खूब अच्छे से हाथ बढ़ाए, मतलब हम जो चाहें वही करें। एक बार बहादुर भैंस चराने जंगल गया था, भैंस इधर उधर भाग रही होगी, बहादुर कस के पीटा। अब भाई अब किसको, किसी को ना किसी को तो पीटना पड़ेगा ना भाई, तो बहादुर ने कस के पीटा उसको। अब भैंस भागते भागते बहादुर के माँ के पास चली आई। भैंस किसके पास चली आई, तो बहादुर के माँ के पास चली आई। अब माँ के पास जब आई तो माँ उसको समझ गई कि बाप रे बाप, भैंसिया डर गई है, बहादुर इसको जरूर मारा होगा। अब जैसे बहादुर घर आया तो माँ के द्वारा बहादुर को ले धबाक धबाक पिटाई, भैंसिया से खतरनाक। जब भैंसिया से खतरनाक भइल पिटाई, तो बहादुर साहब घर छोड़ के होइलन फरार। समझ में आ रहा ना, तो इसलिए बहादुर घर छोड़ के क्या हो गए, फरार हो गए। चलिए क्वेश्चन में एकदम झकास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा खूब ध्यान से। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों, देखिए जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान क्या होना साहित्य का आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिसमें साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। परंपरा का ज्ञान, देखिए इसमें परंपरा का ज्ञान
किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो देखिए, जो लोग साहित्य करते हैं, युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, साहित्य का ज्ञान बहुत आवश्यक है। जब साहित्य का ज्ञान आवश्यक रहेगा तो वह क्या करेंगे, नए युग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, कुछ नया दिशा देंगे, नया ज्ञान देंगे, परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन संसार का क्या है दोस्त, यह संसार का नियम है। अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए कहा जाता है इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ाई को कभी भी बर्बाद मत करो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बड़ा मजा आएगा इसमें, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे हम लोग। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। देखिए, बिरजू महाराज के गुरु उनके बापू जी थे, बाबूजी। वे उनसे 500 रुपये लेकर गाढ़ा बनाया था। वे कथक के अच्छे कलाकार थे। वे शुरू में रामपुर के नवाब के यहाँ नाचा करते थे। उन्होंने अपनी परंपरा को बढ़ाए रखने के लिए बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाते हुए अपने बेटे बिरजू महाराज को कथक नृत्य को शिक्षा दी। अब देखिए, बिरजू महाराज के बारे में यहाँ पे सिंपल चीज है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिता थे। मेन मेन टॉपिक को याद कीजिए बस। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता क्या करते थे? तो वह 500 रुपया लेकर गाढ़ा बना था। कथक के अच्छे कलाकार थे, ठीक है ना। रामपुर के नवाब के यहाँ क्या करते थे? नाचा करते थे। और कथक के नृत्य के बारे में बिरजू महाराज के उनके पिता ने शिक्षा दे दी। बस यही बार इनको बताना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6 नंबर की तरफ चलते हैं। संतु क्यों उदास हो गया? देखिए, संतु क्वेश्चन में दम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। संतु क्यों उदास हो गया? देखिए, मछली को काटे जाने की खबर सुनकर संतु उदास हो गया, क्योंकि संतु मछली को पोसना चाहता था, पर उसकी सपना हारी रह गई, इसीलिए वह उदास हो गया। देखिए, संतु महाराज कहाँ उदास हो गए? वह मछली को पोसना चाहते थे, ठीक है, लेकिन मछली क्या यहाँ पे कटा गई। अब उसका बेचारा सपना क्या हो गया, निराश के निराश हो गया, इसलिए संतु महाराज उदास हो गए। चलिए, मछली, अब जाड़ के दिन है, कितने लोग का नाम मछली रखते हुए मुंह में पानी आ गया होगा। कितना तो रात के खा के सोया होगा, सवेरे ठठर मारता होगा सब मछलियाँ, पेट में चलता होगा मछली। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तकरीक उपाया? चलिए, दही वाला मगमा, बहुत अच्छी चीज है। कहानी इसमें वीडियो को बता दिया गया। देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए बहुत ही अच्छा तरकीब अपनाया। उसने झगड़ा निपटाने के लिए अपने बच्चों को यह सिखाकर भेज दिया कि दादी माँ खूब मिठाई देती है, वहाँ वहाँ देखो, यहाँ मत आना, पीटेंगे। फिर नाजमा का बेटा दादी माँ के पास चला गया, यानी मागमा के पास चला गया। उसे पाकर बहुत खुश हो गई। कौन? तो मागमा, ठीक है ना। अब देखिए, इसको कहानियाँ को मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ है। बस यहाँ पे पहले देख लूँ कि हाँ, इसमें आप लोगों को करना क्या है। दूसरी ओर नाजमा और उनकी पति ने उसके पास जाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। फिर उसने अपनी सास को घर पर बुलाकर मालकिन बनाकर रहने को कहा और बाहरी कार अपने संभालने की साझेदारी की। देखिए, नाजमा मागमा सास पतोह थी। या सास पतोह के झगड़ा जानते जानते हो तुम लोग? अब तुम लोग कहाँ से जानते हो? तुम लोग तो लड़की हो। अभी 2-4 साल के बाद जब पतोह बनोगी तो तुम लोग को सास खुद मिल जाएंगे। लड़का लोग, तुम आप लोग का नहीं, देखिए जितने स्टूडेंट लोग देख रहे हैं भाई लोग ना, आप लोग का सास मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए। तो आप लोग का सास बहुत प्यार करती हैं। बस लड़कियों का जब सास मिलती है ना, वहीं प्रॉब्लम होता है। एक बात देखिए दोस्त, ये होता है लड़का। मेरे मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। हमने क्या बोला? लड़का। तो यह है लड़का और इसकी सास, ठीक है। और यह है लड़की, लड़की, इसकी सास। इसमें खूब पड़ता है, 100% पड़ता है सबसे।
मजा आता है। इसमें बेचारा 10% पढ़ता है, 90% नहीं पढ़ता है। सासवा पतोहिया में पढ़बे न कर, लइका सन के सास से खूब पढ़ता है। आह दामाद जी आए हैं, हजारों फूल महका दो मेरे दामाद जी आए हैं। लड़कियां सन के सासवा से आह आ गई है घर को उलझनी करने के लिए। मैं 10% पढ़ता है, इसे पता होता क्या है इन लोग की लड़ाई। यानी कि देखिए अब इसका रीजन देखिए मैं बताता हूँ। यह दोनों फीमेल है, और दोनों फीमेल में पटना थोड़ा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा जलन टाइप का ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है। वही लड़की के ससुर से एकदम पटरी खाता है। लड़की जब जलती है तो उसके ससुर से एकदम कबो झगड़ा नहीं होता है, लेकिन सास से एकदम पड़ता है। क्योंकि लड़की के ससुर से इसलिए पड़ता है क्योंकि लड़की यहाँ पे एक मेल फीमेल हो गई, एक कैटेगरी का होता है, तो वहाँ पटने वाला काम क्यों कम होता है। तो यहाँ पे बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटा को भेज दिया नजमा। और उसकी सास कौन थी, तो माँ क्या करती थी बाबू, तो दही भेजती थी। और देखिए यहाँ पे, तो बेटा को बोली बाबू जा, सास तारा के मिठाई देंगे दादी जी, यहाँ मत है ना तो मारे। और नाती को पाके सास बड़ा थी, जो दादी होती है ना ईया, बड़ा खुश होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी। देखिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी, क्या रीजन था। तो इसको हम लोग चलते हैं जानते हैं। सीता के परिवार में सब कुछ है। 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, तथा पिता पतिया भी है। 2 जून को रोटी भी है। दो मतलब दो नहीं होता है, 2 दिन का यहाँ पे दिन होगा, 2 दिन की रोटी भी है। लेकिन परिवार में सुख शांति एवं आत्मीयता क्या है, इसका अभाव है, मित्रता का अभाव है। सभी बेटे अपने अपने परिवार में मगन है। बहुएं छोटी छोटी बातों पर आपस में टकराती है। अब यहाँ पे देख लीजिए खूब ध्यान से, सभी भाई एक दूसरे के प्रति घृणा एवं द्वेष के भाव में रहते हैं। सीता कहने को माँ है, परंतु माँ और बेटे के बीच जो नियमता आत्म निर्भरता बनना चाहिए होती है, वह नहीं है। इसी सभी कारणों से सीता अपने ही परिवार में क्या थी, घुटन महसूस कर रही है। देखिए सीता के पास सब है, 3 गो बेटा हैं, 3 गो बहू हैं, सब चीज है उनके पास, 2 वक्त की रोटी भी है खाने के लिए, लेकिन फिर भी घुटन महसूस क्यों कर रही है, यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसका रीजन है कि उनकी बहुओं में छोटी छोटी बात की लड़ाई होती है। बेटा माँ के रिश्ता है, कितना अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन उनमें भी कोई ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ देखिए खूब ध्यान से, इस कहानी को मैं समझाता हूँ। जब एक बेटा का जन्म होता है ना, तो मतलब किसी लड़का का, तो इसका वजन 2 से लेके 3.5 kg का होता है। इस मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, इस मैटर को सीख लीजिए ना, लाइफ टाइम आपको मजा आने वाला है। जब एक बच्चे को जन्म होता है, तो उसका वजन 2 से लेके, यहाँ पे मैं आप लोग को फिर समझा देता हूँ, थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए भारतीय बच्चों को जब जन्म होता है तो उसका वजन 2 से लेके 3.5 kg तक होता है, ठीक है। तो यह 2 से लेके 305 kg यानी 3.5 kg तक का वजन माँ माँ जो होती है, वह 9 माह झेलती है, ठीक है ना। कितना माह झेलती है, 9 माह झेलती है। यानी कि 9 त्रिका 27, 200 लगभग 70 दिन क्या करती है, दोस्त झेलती है। और उसके बाद अगर हम लोग मात्र 1 केजी का वो अपने पेट में चलती है, 1 केजी का कोई पत्थर अपने जेब में रख लीजिए, और आप दिन भर घूमिए तो आपको हालत खराब हो जाएगा। 1 केजी के कोई भी पत्थर रख लीजिए, आज दिन भर घूमिए तो आपका हालत क्या हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा। तो बताइए, वह 2.5 किलो को वजन 9 महीना झेल रही है, और आप 1 केजी नहीं झेल पा रहे हैं, तो बताइए माँ बेटा का रिश्ता कितना, माँ कितना दुख झेलती है, बहुत ज़्यादा दुख झेलती होगी। अब इतना झेलने के बाद भी उसके बेटे लोग उससे मतलब अच्छे से संस्कारी बात ना करे, तो यार ये तो प्रॉब्लम है, बहुत सबके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, तो यह नहीं होनी चाहिए, जितने स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए, तो इसीलिए तो पढ़ा जाता है कि यह सब नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ना उसके उदाहरण से। अब देखिए
तो यहाँ पे सीता इसलिए नाराज थी, और भाई भाई में प्रॉब्लम थी, घृणा थी, द्वेष थी, झगड़ा थी, तो माँ कैसे सुख में रह सकती है? नहीं रह सकती। अब घर में कलह हो जाएगा, हो रहा है, तो कैसे सुख में रहेगी? इसीलिए सीता क्या थी, चिंतित थी। अब इसमें से देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं। यह 5 नंबर में आता है आपके, 20 की दांत कहानी के शीर्षक के सार्थक स्पष्ट करें। 20 के दांत, खोखा महोदय की जय, दांत टूटल खोखा महोदय की जय। चलिए, 20 के दांत के कहानीकार कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और 20 के दांत में दांत किसका टूटा था, उसका नाम बताइए। मदन कौन था, गिरधर कौन था? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बोलिए, आगे बढ़ें। एवरीबॉडी कमेंट में बोलिए दोस्त, 20 के दांत महोदय की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी की शीर्षक का स्पष्टता करें। चलिए यहाँ पे हम स्पष्टता करते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति 20 की दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके कवि नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी के माध्यम से गरीबों पर अमीरों की भीषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। मैं अब इसको देखिए, कहानी को खूब अच्छे से समझा देता हूँ, खूब ध्यान से देखिएगा। बस एक बार थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से दे दीजिएगा। प्रकाश डाला गया है। 20 की दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की यह कहानी है। इस कहानी में महल की जाति में भी हार दिखाई गई है तथा इस कहानी में गरीबों पर अनेक अत्याचार का विरुद्ध एक चेतावनी है। 20 के दांत की इस कहानी से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या है, कितना बढ़िया पैराग्राफ। ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, पैराग्राफ छोड़ छोड़ के। मेरा मतलब यही था, मेरा मतलब था सिर्फ और सिर्फ यही। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और क्या अजीत की आग का परिचय दिया, ठीक है ना, उत्साह के साथ और अच्छा के साथ क्या किया, परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गौरव उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा लिखा दिया गया संदेश मा, मार्मिक बन के पड़ा था। अब देखिए क्या है इसमें, थोड़ा सा और हम लोग जान लेंगे। देखिए 20 के दांत, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 20 के दांत की कहानी के शीर्षक तक है, इसको कम से कम 1 पेज और अधिक से अधिक 1.5-2 पेज में हम लिख सकते हैं। देखिए लिसन करिए, खूब ध्यान से देखिए। इसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, खूब ध्यान से देखिए ना। यह गरीबों पे अमीरों द्वारा किया गया अत्याचार था, ठीक है ना, और महलों की झोपड़ी से तुलना किया गया है। सेन साहब के पुत्र थे खोखा उर्फ कासू। कासू के लट्टू नचाते थे, बिगड़ल औलाद थे। मदन उसका क्या किया था, दांत वात तोड़ दिया था, गए थे लट्टू नचाने थे, इधर उधर कर रहे थे। इसमें मदन एक क्या था, गरीब था दोस्त, बहुत गरीब घर था। इसी में लेखक महोदय ने इनके बारे में बताया है। वह क्या किया, गरीबों पे मतलब गरीब को अमीर पे जीत दिखाया गया था। एक और इसमें क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय में 8वां में है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? तो गुरु की कृपा से, गुरु नानक जी का यह कहना है कि गुरु की कृपा से ही किसी व्यक्ति को सुख दुख हर्ष विषाद आशा निराश निंदा सुस्ती मिट्टी सोना मान सम्मान में अभेद ज्ञान होता है। गुरु की कृपा से, बात तो सही है, गुरु नानक जी का कहना है। उसके बाद देखिए, इसी अभेद ज्ञान को गुरु नानक ने युक्ति का नाम दिया है। इसे शरीर में ईश्वर के पास का पहचान हो जाता है। यह हो गया हमारा गुरु नानक का 8वां वाला क्वेश्चन। चलिए, तो ये देखिए 8वां में इसमें था गुरु नानक के बारे में कि गुरु की कृपा से किस युक्ति का पहचान होता है। तो गुरु की कृपा से देखिए किस किस युक्ति का पास, सुख दुख हर्ष विषाद निषाद आशा निंदा सम्मान मान मिट्टी सोना, इस सब का क्या होता है, ज्ञान होता है। और सबका ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस संसार में जीने के लिए। इस संसार में इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है गुरु गोविंद दोय खड़े काको लागे पाँव, बनिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। माने यहाँ पे गुरु जी खड़े हैं और यहाँ पे गोविंद जी खड़े हैं। गोविंद का मतलब होता है, गोविंद के मतलब होता है दोस्त भगवान। तो काको लागे पाँव माने किसको पाँव लागे,
अब आपको तो पता नहीं है कि भगवान है, तो आप गुरु को जाके प्रणाम कीजिए, तो गुरु जी बताएंगे कि यह क्या है, भगवान है, इनको भी बुलाइए। यानी गुरु ही दर्शन कराते हैं गोविंद को, गोविंद दर्शन नहीं कराते हैं गुरु को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है अंबेडकर? देखिए, लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद यार बहुत खराब है। जातिवाद का मतलब होता है दोस्त, अपने ही जाति से प्यार करना जातिवाद कहलाता है, ठीक है ना। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की को आवश्यकता मानते हैं। श्रम विभाजन, देखिए, यह लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब देखिए खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यह किस विडंबना की बात करते हैं, तो जातिवाद, यह वो लेखक के अनुसार जातिवाद क्या है, मतलब खराब चीज है, ठीक है ना। यह लेकिन आज के युग में भी है, और इसके स्वरूप यह है कि आधुनिक शब्द समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं। माने जाति को नहीं, आप श्रम विभाजन कीजिए, माने मेहनत कर लीजिए आधुनिक समाज के बचाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन सबसे, इसमें जितने क्वेश्चन है ना, हमको लगता है कि सब क्वेश्चन इसी में से आएगा आप लोगों को। एक दो और हिंदी के वीडियो आपको दे देंगे, हमको लगता है उसमें से आपको 100 में से 100 क्वेश्चन लड़ जाएगा। इस वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 500 क्वेश्चन का लिंक है ऑब्जेक्टिव हिंदी का, उसमें से पूरे आपको 50 क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ठीक है ना। 50 से ज़्यादा ही लड़ जाएगा, आपको 50-50 आ जाएगा। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, 500 क्वेश्चन है, 2 घंटा का वीडियो है, उसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को लिंक में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है हिंदी का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो देखियो, अनेक विद्वानों का मत है कि यह गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए हुए थे। ईसा के 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, और बाढ़ में ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, बाढ़ में कनौज पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि विख्यात प्रतिहार शासक हुए थे। तो यह देखिए, गुर्जर प्रतिहार कौन था? अनेक इतिहासकारों का, विद्वानों का मत है कि वह बाहर से आया हुआ था। ईस्वी के 8वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने क्या किया, साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके बाद उनमें जो कुछ अनेक शासक हुए थे, जिसमें महेंद्रपाल, मिहिर भोज, ये क्या है, प्रमुख शासक थे उनमें। तो बस इसके बारे में इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो देखिए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है। तो कौन कौन संबंध है, इसको मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा। संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, गहरा संबंध कौन कौन है उसको खूब ध्यान से देख लेंगे। देखिए, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, तथा बिरजू महाराज की तीनों बहनें का जन्म रामपुर में हुआ था, क्योंकि उनके बाबूजी वहां 22 साल तक रह। बिरजू महाराज के पिताजी पटियाला और रायगढ़ में कुछ समय बिताने के बाद क्या किए थे, पुनः रामपुर लौट गए थे। तो दोनों को देखिए, बिरजू महाराज के लिए रामपुर लखनऊ क्यों जरूरी था, तो लखनऊ में उनका जन्म हुआ था, और तीनों बहन का जन्म का हुआ था रामपुर में। उनके बाबूजी वहाँ 22 साल रह के पुनः रामपुर लौट गए थे, इसलिए उनके लिए दोनों खास बात हो गई थी। एकदम कहानी है, बिरजू महाराज का जन्म तो लखनऊ में, उन लोग का बहन का जन्म तो रामपुर में। उनके पिताजी 22 साल वहाँ पे रह के पटियाला में रह के उसके बाद पुनः रामपुर लौट गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कविता में का उच्चारण स्पष्ट करें। देखिए, अक्षर ज्ञान कविता में कवित्री ने छोटे बच्चे द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध की साकार रूप में चिहित करते हुए कहा है कि क का लिखने में अभ्यास पुस्तक का चौखट
छोटा पड़ जाता है। कर्म पंथ भी इस प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। उसके बाद क को कबूतर से चंचलता है, बालक भी चंचल होता है। इसी प्रकार क का अक्षर व्यापक पूर्ण है। तो इस क के बारे में बताया है, तो क से कबूतर छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तो ये जो कवित्री है अक्षर ज्ञान में बताई है क से का अभ्यास पुस्तक का कोई भी शुरुआत किससे होता है, तो क से। क पहले छोट लड़का को जो पढ़ाता है तो क कहता है बाबू गोल गोल अंडा, बाबा जी के डांडा, पिल्ला के पूंछ, ऊपर खींचिए पाई तो हो जाए क। छोट लड़का इसी तरह करता है। और ये पहला आता है, कहता है बाबू गोल गोल अंडा, तो बाबू अंडा पड़ता है। बाबा जी के डांडा, पिल्ला के पूंछ, राम जी के मूंछ, तब वो जोर से बोलो बबुआ क, तो ऐसे बोलता है बबुआ क। फिर ख सिखाना होता है, तो बाबू घर बना दी हो, यही में एगो मुर्गी अंडा पार दी तो हो जाए ख, तो हाँ बाबू ख। ऐसे ऐसे सिखाया जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद हुआ हुआ था। देखिए, वृक्ष और कवि में क्या संवाद हुआ था, क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिएगा। कवि के घर के दरवाजे पर चौकीदार की तरह एक वृक्ष खड़ा था। कभी जब भी कभी बाहर से घर लौटता और उसकी पदचाप से खरखर की आवाज़ उत्पन्न होती, तब वह चौकान्ना चौकीदार पेड़ ललकार पूछता, कौन। इस पर कभी उस बूढ़े पेड़ को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पेड़ कवि के इस जवाब से, देखिए, इस जवाब से अवश्य मतलब क्या हो जाता था, आश्वस्त हो जाता था, और कभी उसकी ठंडी छांव में बैठकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञ मौनवाणी से व्यक्त करने लगता था। दोनों में यही संवाद होती थी। देखिए, कवि के घर के दरवाजे पे एक पेड़ था, वह चौकीदार की तरह काम करता था, ठीक है ना। जब कवि कहीं से आता था तो पेड़ पूछता कौन, तो वह बोलता था मैं हूँ तेरा दोस्त। तो इससे पेड़ क्या हो जाता था, अस्वस्थ हो जाता, अस्वस्थ कि चलो ठीक है कोई बाहर वाला नहीं है, चोर वोर नहीं है सब। और कभी उसके पेड़ के छाया के नीचे बैठकर बात संवाद भी होता था, वो लोग से बात यही होती थी, कवि और वृक्ष के बीच संवाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। देखिए, जो राज्यों के आंसर में देखिए खूब ध्यान से, जो राज्यों के दुराचारों और उनके जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है, मैक्समुलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। इसको मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, जो राज्यों के दुराचारों और उनके जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है, उसे मैक्सवेल क्या मानते हैं, वास्तविक इतिहास मानते हैं। प्राचीन भारत में हिंदू, यूनानी, ग्रीक आदि जातियों की वैचारिक दृष्टिकोण है जो पाठ्य है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैक्स मुलर महोदय लेखक है। इन्होंने जिस राज्य में दुराचार और उनके जातियों की क्रूरता का उपेक्षा कहीं अधिक मानते हैं, उसी को क्या मानते हैं, वास्तविक इतिहास मानते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है ना। इसका उदाहरण भी दिए, हिंदी, यूनानी, ग्रीक। देखिए, हिंदी, यूनानी, ग्रीक एक भाषा है, ठीक है। तो जो हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का पार्ट है, समझ में आ रहा है ना। इसमें हिंदू और यूनानी शब्द का प्रयोग, ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसमें से मैं 18 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, तो मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग को इसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही लिखना है। देखिए, आपको सेम इसको नहीं छापना है, मेरा मतलब है आपको करना क्या है ना, कि कैसे लिखते हैं आंसर राइटिंग, उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसको मैं जानबूझ के दिखाया हूँ। पैराग्राफ छोड़ना है, कैसे लिखना है सुंदर, एक शब्द दूसरे शब्द में नहीं टच करे। देखिएगा यहाँ पर टच किया है, बहुत लड़का लिखता है, मान लीजिए ये लाइन हो गया ना, ऐसे लिखेगा। आप लोग नीचे लिखेगा
वे तो यहाँ पे मार देगा, वे लोग, यानी एक दूसरे में सट जाएगा, जब सट जाएगा तो यार नंबर नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। चलिए, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम लाखों वर्ष पहले नखदंत पर अवलंबी जीव हो, जो तुम जंगली पशुओं के साथ एक जगह विचरण करते थे तथा अनेक उनके साथ रहते थे, ठीक है ना। इसके द्वारा प्रकृति ये भी याद दिलाती है कि तुम पशु के समान आज भी हिंसा कजई, क्रोधी एवं विवेकहीन हो। देखिए प्रकृति क्या याद दिलाती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रकृति याद दिलाती है कि तुम शुरू में पशुओं के जैसे थे, पशुओं की तरह व्यवहार करते थे, आज भी पशुओं की तरह तुम लोग क्रोधी हो। यही इलाज दिलाते हैं नाखून से, क्योंकि नाखून पशुओं का क्या होता है बाबू, तो अस्त्र शस्त्र होता है मेरे दोस्त। नाखून क्या होते हैं, पशुओं का अस्त्र और शस्त्र होते हैं, क्योंकि उसके पास भाला बंदूक नहीं होता है तो नाखूनों से फाड़ फूट देते हैं। देखिएगा आप, बंदर का देख लीजिए, बाघ का, शेर का देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है 17 नंबर, देखिएगा। दीदी का चरित्र चित्रण करें। वाह वाह, दीदी का चरित्र चित्रण करें, क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए, संतु और नरेन की दीदी पिता की पहली संतान है। वह देखने में सुंदर है और अपने भाइयों से खूब स्नेह रखती है। उनको भीगने पर नाराजगी तो जाहिर करती है, उनके भीगे कपड़े बदलती है, बाल संवारती है, घर में रहने पड़ा रहना उसे अच्छा नहीं लगता था नहीं लगता, किंतु पिता है कि बेटी बेटा में फर्क करते हैं और अपनी बेटी अर्थात संतु और नरेन की दीदी को मारते पीटते हैं। अब देखिए दोस्त खूब ध्यान से, वह देखिएगा मारते पीटते हैं, वह महसूस कर सिसक सिसक कर अपना जीवन व्यतीत करती है। देखिए, यह सबसे बहुत बड़ा कलंक है, समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे बड़ा कलंक जो है दोस्त, कलंक वह होता है बेटा बेटी में भेदभाव करना। यार इसको बहुत बड़ा कलंक है। क्यों बेटी और बेटा में हम क्यों भेदभाव करें? क्या बेटी से ही तो दुनिया चलता है, तो उसको भेदभाव क्यों करें? लड़की से क्या चलती है, दुनिया चलती है। जब लड़की को सम्मान नहीं दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, और वही बहू तो संतान को आगे बढ़ाती है। तो यह देखिए, ले उनके बेटी को, बेटी मतलब वो सुसु सुसु के बेचारी रो रही है, नरेन की दीदी है। अब बताइए, उसके पिता व्यवहार करते हैं, वो बेचारी बच अपने भाई को कपड़ा बदल सब काम करती है, सब काम करती है, लेकिन भेदभाव देखिए, ये बड़ा खतरनाक चीज है। अभी तो शिक्षा देखिए, जितने भी लड़की लोग हैं कृपया ध्यान दें, इस वीडियो को जितने लड़की देख रही है ना, या बाद में देखेंगे कभी भी लड़की, गर्ल्स, तो यार उस वह कृपया ध्यान दें, पढ़ाई को कभी मत छोड़ें। अगर किसी प्रकार से पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है पैसा के लेकर, तो सी एस के एकेडमी छोटन सर से ज़रूर जुड़ें। और आपको देखिए, छोटन सर से जुड़े, हर एक चीज़ कवर भी करा देंगे। अगर किसी कारण से आपको कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ जाए, अगर वाकई में गरीबी हो, तो यह छोटन सर आपको 100% मदद करने वाले हैं। हम कहते नहीं, करके भी दिखाते हैं, क्योंकि मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो उसमें कितने बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, विशेषकर लड़की लोगों को, क्योंकि लड़की लोग को आगे पीछे भेदभाव से कुछ नहीं होता है, ऐसे लड़कों लोग को 100% छूट देता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप प्लीज़ कभी भी हिचकिए मत, और लड़की जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ाई मत छोड़िए, नहीं तो पढ़ाई छोड़िएगा फिर भेदभाव होगा, आप जो चाहिएगा वो नहीं कर पाइएगा, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। तो पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि शिक्षा का जो ज्ञान होता है यह बंटवारा में नहीं होता है, जो पढ़ेगा वही महान बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आएंगे। राम नाम बिनु और झिमरो, इसका क्या करना है, कहानी इसका सार्थक स्पष्ट करना है। क्या स्पष्ट करना है दोस्त, तो सार्थक स्पष्ट करना है।
प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु बिरथे जागी नामक से लिया गया है। इसके कवि गुरु नानक जी हैं। इसमें कवि का कहना है कि राम नाम के बड़ा महिमा है। जो राम नाम का जाप नहीं करता है वह इस संसार में जन्म लेकर माया मोह के समान क्या है, माया मोह के बंधन से उलझ कर मर जाता है, उनकी मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए इस कविता में खूब ध्यान से देखिएगा मैटर को दोस्त। राम नाम बिनु और जी मरे, माने यह कविता जो है कहाँ से लिया गया है, तो राम नाम जागी प्रस्तुत कविता है बिनु मिर्जे। राम नाम बिनु बिरथे जागे नामक कविता से लिया गया, जिसके लेखक क्या है, गुरु नानक है। उन्होंने कह रहे हैं कि इस संसार में राम के बिना सब अधूरा है। राम नाम का जाप करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बिना सब के सब क्या है दोस्त, अधूरा है। जो प्राणी राम नाम नहीं ले रहा है वह संसार में मोह माया से उलझ कर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन है अथवा में मागमा का चरित्र चित्रण करें। मागमा के चरित्र का चित्रण करना है यहाँ पे। देखिए मागमा दही वाली मागमा कहानी की प्रमुख नायिका है। वह कर्नाटक के गांव के भारतीय नारी है। वह आत्मनिर्भर है, दही बेचकर न सिर्फ अपना भरण पोषण करती है बल्कि अपने परिवार को भी, बेटा बेटी बहू को भी क्या करती है, मदद करती है, मदद करती है। खूब ध्यान से देखिएगा। वह कुशल विक्रेता भी है, मीठी आवाज में सबसे हाल चाल भी पूछती है। मागमा स्नेहमयी और स्वाभिमानी नारी है। वह अपने पोते के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी प्यार करती है और मांगने पर दही दे देती थी, किसी बच्चों को फ्री में दे देती थी, ठीक है ना। उसकी बहू जब भी अपने बेटे को पीटती थी तो वह मागमा उसे मनाती थी, मना करती थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होती थी, मागमा और नजमा के बीच। कारण था मागमा सम्मान और स्नेह की भूखी औरत थी। वह सम्मान और स्नेह चाहती थी, उसके पति नहीं था। वह कभी कभी अंधविश्वास पर विश्वास करती थी, लेकिन वह चरित्रवान है, चरित्रवान। अब खूब ध्यान से देखिएगा। रंगपा रंगपा जब उसे अकेले में पाकर उस पर डोले डालता था तो वह उसकी जाल में नहीं फंसती थी। अमराई के कुआं दही बेचने जाती थी ना, तो वहीं पे भेटा जाता था रंगपा। वो रंगीन मियाज के था, इसको क्या करता था, फंसाना चाहता था, मतलब इस पे बुरे नजर डालना चाहता था, लेकिन यह उसमें नहीं फंसती थी। यही कारण है कि जब बेटे बहू उससे क्षमा मांगते हैं और स्नेह सम्मान पूर्वक अपने साथ रहने की प्रार्थना करते हैं तो अविष्कार नहीं करती है। इस प्रकार मागमा आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्नेहमयी और अंधविश्वासी चरित्रवान भारतीय नारी हैं। यहाँ तक आप लोग को खूब अच्छे से इसमें बता दिया गया है कि दही वाला मागमा नलिनी विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया कविता है। अब यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा। इसमें हो गया हमारा। देखिए हम इसको लाने का मुख्य उद्देश्य था लिख के लाने के लिए। इसको पीडीएफ भी तैयार किया जा सकता था, वो क्या होता है कंप्यूटराइज, लेकिन लिख के लाने के लिए क्योंकि आप लोग को दोस्त एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। जब तक लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ कैसे छोड़ना है नहीं जानेंगे, नंबर नहीं मिलेगा। आपसे कम नॉलेज वाले बच्चे सुंदर लिखेंगे, आपसे ज़्यादा नंबर पा ले लेंगे, और आपके पास नॉलेज ज़्यादा रहेगा, सुंदर नहीं लिखेगा, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं आप लोग को। देखिए अभी तो 5:50 मॉर्निंग हो रहा है ना, मॉर्निंग में जो लाइव क्लास चल रहा था अभी, उसके बाद आप लोग फिर हम लोग 7 बजे मिलेंगे, और 7 बजे हम लोग शाम को मिलेंगे। कौन क्या लेके, तो मैथ का क्वेश्चन लेके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। बाय, थैंक यू।